आज हम बात करने वाले हैं प्लासी और बक्सर के युद्धों के बारे में। ये सिर्फ दो लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि ये वो मोड़ थे जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखते ही देखते भारत की शासक बन बैठी। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं कि कैसे इन घटनाओं ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये शब्द हैं बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के। और देखिए, ये उस वक्त बंगाल के नवाबों और यूरोपीय व्यापारियों के बीच के रिश्ते को कितने सही तरीके से बताते हैं। मतलब एक तरफ तो व्यापार से शहद मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी था कि कहीं ये मधुमक्खियां डंक मारकर सब कुछ खत्म न कर दें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अंग्रेजों की नजर बंगाल पर ही क्यों थी? भाई, वजह बिल्कुल साफ थी। बंगाल उस समय कोई मामूली सूबा नहीं था। ये तो एक सोने का पुरस्कार था जिसे हर कोई जीतना चाहता था। जरा सोचिए, 18वीं सदी का बंगाल, कपड़ा, कपास और न जाने कितने संसाधनों का एक बड़ा केंद्र। मतलब पैसे और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। और यही दौलत थी जिसने इसे यूरोपीय ताकतों और खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा टारगेट बना दिया। अब देखिए, दिल्ली में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी। इसका असर बंगाल पर भी पड़ा। वहां एक राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बन गया। जैसा कि यहां दिख रहा है, कुछ ही सालों में एक के बाद एक नवाब आए और गए। और जब घर में ही अस्थिरता हो तो बाहरी ताकतों को तो मौका मिल ही जाता है ना। और यहीं पर खेल में आता है 1717 का ये फरमान। असल में ये एक ऐसा कानूनी लूप होल था जिसका अंग्रेजों ने खूब फायदा उठाया। मुगल बादशाह फरुख सियर ने सिर्फ 3,000 रुपए सालाना के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाजत दे दी। और यहीं आगे चलकर झगड़े की सबसे बड़ी जड़ बनी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, प्लासी का युद्ध। पर एक मिनट, इसे एक आम लड़ाई समझने की गलती मत कीजिएगा। ये जंग मैदान में हथियारों से कम और बंद कमरों में साजिशों से ज्यादा लड़ी गई थी। बंगाल के नए नवाब थे सिराजुद्दौला। उनके और अंग्रेजों के बीच टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज नवाब के दुश्मनों को अपने आप पनाह दे रहे थे। ऊपर से बिना पूछे कलकत्ता में किले बना रहे थे। सिराजुद्दौला के लिए ये सीधी सीधी चुनौती थी। तो उन्होंने भी जवाब दिया और फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। और इसी हमले के बाद सामने आती है ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। एक अंग्रेज अफसर था हॉलवेल। उसने दावा किया कि नवाब ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 123 की मौत हो गई। अब इस कहानी पर बहुत विवाद है। कई लोग इसे मनगढ़ंत मानते हैं, लेकिन सच जो भी हो, अंग्रेजों को तो बस एक बहाना चाहिए था और ये बहाना उन्हें मिल गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? उसने लड़ाई का मैदान बदला। वो सेना से सेना नहीं लड़ा, बल्कि उसने नवाब के घर में ही सेंध लगा दी। देखिए कैसे उसने नवाब के सबसे खास लोगों को तोड़ लिया। सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, इन सबको अपनी तरफ कर लिया। मतलब लड़ाई से पहले ही नवाब की ताकत को अंदर से खोखला कर दिया गया। और फिर आया 23 जून 1757 का दिन, प्लासी का मैदान। एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज और दूसरी तरफ क्लाइव के कुछ हजार सिपाही। कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर, जो कि सेनापति था, अपनी पूरी टुकड़ी के साथ चुपचाप खड़ा रहा। यह धोखा था, एक ऐसी लड़ाई जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो प्लासी तो धोखे से जीती गई लड़ाई थी। लेकिन अब बात करते हैं बक्सर की। ये वो लड़ाई थी जिसने ये साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ साजिश ही नहीं, बल्कि असली जंग भी लड़ सकती है। ये एक सच्ची सैन्य जीत थी जिसने भारत में उनके पैर हमेशा के लिए जमा दिए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। सोचा था कि ये भी कठपुतली बनकर रहेगा, लेकिन मीर कासिम का इरादा कुछ और ही था। वो एक असली नवाब की तरह काम करने लगा। अपनी राजधानी बदल दी, सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू किया, टैक्स सिस्टम को सुधारा, और ये सारी बातें अंग्रेजों को जरा भी रास नहीं आई। तो जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी हटाने की कोशिश की, तो इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने बनाया एक जबरदस्त गठबंधन। कौन कौन थे इसमें? खुद मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय।
अब ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं थी, ये हिंदुस्तान की 3 बड़ी ताकतों और एक ट्रेडिंग कंपनी के बीच की जंग थी। और यहीं पर हमें प्लासी और बक्सर का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्लासी एक साजिश थी, एक धोखा था जिसने अंग्रेजों के लिए बस दरवाजा खोला था। लेकिन बक्सर एक असली जंग थी, एक सच्ची सैन्य जीत। इसी जीत ने उस दरवाजे पर ताला लगाया और उसकी चाबी हमेशा के लिए कंपनी के हाथ में दे दी। लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने अपना कब्जा कागज पर भी पक्का किया, और ये हुआ इलाहाबाद की संधियों के जरिए। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये वो दस्तावेज थे जिन्होंने भारत के सबसे अमीर इलाकों का कंट्रोल कानूनी तौर पर कंपनी को दे दिया। और ये देखिए उनकी चालाकी, उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट लागू कर दिया। इसका मतलब क्या था? बहुत सिंपल, पैसा वसूलने का काम यानी दीवानी और सेना का कंट्रोल सब कंपनी के हाथ में, और प्रशासन चलाने की, लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी वो सब नवाब की। लेकिन नवाब के पास ना तो पैसा था, न ही कोई असली ताकत। इस टेबल से पूरी कहानी साफ हो जाती है। क्लाइव ने 2 संधियां की। पहली मुगल बादशाह के साथ, उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। बदले में बादशाह को पेंशन दे दी। दूसरी संधि की अवध के नवाब के साथ, उन पर भारी जुर्माना लगाया और कहा कि हमारी एक सेना अवध में रहेगी और उसका खर्चा भी आप ही उठाएंगे। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। 50 लाख रुपए, जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये सिर्फ एक जुर्माना नहीं था, ये एक तरीका था भारतीय रियासतों की कमर आर्थिक रूप से तोड़ने का। और ये 26 लाख रुपए, ये वो सालाना पेंशन थी जो मुगल बादशाह को मिली। किस चीज के बदले में? अपने साम्राज्य के सबसे अमीर सूबों का कंट्रोल एक कंपनी को देने के बदले में। कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक साम्राज्य के खत्म होने की कीमत थी। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? इन सारी घटनाओं ने सीधा रास्ता बनाया उस दौर का जिसे हम कंपनी राज कहते हैं। यहीं से भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। ये पूरी प्रक्रिया एक एक कदम करके आगे बढ़ी। देखिए, सबसे पहले 1757 में प्लासी से राजनीतिक असर बनाना शुरू किया। फिर 1764 में बक्सर से अपनी फौजी ताकत साबित की। 1765 में इलाहाबाद की संधि से पैसे पर कंट्रोल को कानूनी बना लिया। और आखिर में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस दौरी सरकार को खत्म करके बंगाल पर सीधा कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। खेल खत्म। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पे आके रुकते हैं। क्या ये साम्राज्य वाकई एक ट्रेडिंग कंपनी ने जीता था, या फिर भारत अपनी ही अंदरूनी फूट और कमजोरियों की वजह से हार गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।